तो ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं सी एफ और पी आई के अंदर शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आपका फंक्शन ऑफ एक्स किस टाइप का हो, एक्स इंटू वी। लास्ट टॉपिक है और इसमें मैंने आपको बताया था कैसे सब डिविजन्स होते हैं। तो आज के 4 क्वेश्चंस, आप इन चारों क्वेश्चंस को पहली बात देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियरली है एक्स इंटू वी। सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियरली है एक्स इंटू वी। थर्ड क्वेश्चन साफ साफ एक्स इंटू वी नहीं है। तो मैंने आपको याद है वो करवाया था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू आई एक्स, वैसे करना होगा। इसमें एक्स इंटू वी है तो इसमें भी ये डायरेक्टली कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको आज क्लियर होगी और वो देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक टेबल बताता हूँ आपको करना क्या है। मैं पिछले वीडियो में शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, आज फिर से करने की कोशिश करता हूँ। आपसे ये जो फॉर्मूला है वो कहती है कि x इंटू वी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी x की पावर बढ़ जाए और फिर कोई भी आगे फंक्शन हो तो आप क्या करते हो, x बाहर लिखते हो, m की एक पावर कम करके अगर उससे v को दे दोगे और फिर इससे आप अपना एक नया v मानोगे, समझो v डैश माना, तो आपको इस पर वो फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। बट आपने तो ये फॉर्मूला के अंदर सीखा है कैसे ब्रांचिंग हो जाती है। तो आपके पास जब ब्रांचिंग होना चालू हो जाए तब आपके पास ऑल्टरनेट मेथड होती है 2 तरीके की। अगर ट्रिग्नोमेट्री है साथ में सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का यूज़ करो, और अगर ई रेस टू वाला फंक्शन है तो फॉर्मूला को चेंज कर दो, ई रेस टू ए एक्स इंटू वी का यूज़ करो। तो आपने देखा कि वो पर्टिकुलरली किस पे डिपेंड कर रहा था, आपके x के ऊपर। जैसे x की पावर बढ़ना चालू हुई तो इस फॉर्मूला का यूज़ ना करके वो ऑल्टरनेट मेथड है। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि आपका ये x यहाँ पे सही है, बट जो उन्होंने ऑक्सिलरी इक्वेशन दी होती है वो कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आपको फिर से उन्हीं मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। इसकी जो ऑथेंटिक मेथड है वो यूज़ करो, आंसर आएगा, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, इसकी ऑथेंटिक और जो हमने सीखी थी ई रेज टू आई एक्स वाली मेथड से भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से, यहीं से सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, ये आज के 4 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। सबसे पहले इसका सी एफ सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ डी स्क्वायर प्लस 9y मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर प्लस 9 वो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। सो उस बात को आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो कि इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक बार आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, सो लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, डी प्लस 3i और डी माइनस 3i। आपको तब इस चीज़ की बहुत अच्छे से आदत हो गई है, मैंने देखा आपने। अब d की 2 वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 3i और नेगेटिव 3i। तो आपके m1 की वैल्यू है 0 प्लस 3i और m2 की वैल्यू है 0 माइनस 3i। तो फाइनली आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf क्या हो जाएगा, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। डन, ये आ चुकी है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf की वैल्यू, वह c1 एंड c2 आर दी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल pi सॉल्व करते हैं। सो रिफ्लेक्शन देखो मैं आपसे, यहाँ इस लाइन के इस तरफ से रिफ्लेक्शन है, मतलब मैं इस लाइन के आगे लिख सकता हूँ और यहाँ पे, हाँ, यानी इतने बॉक्स में कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ। चलो अब इसका पी आई सॉल्व करते हैं। तो हम पी आई यहीं पे देख लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई आपका काम क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवीजन में जाएगी फंक्शन ऑफ एक्स के। सो 1/d स्क्वायर प्लस 9x साइन एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो x की भी पावर नॉर्मल 1 है और जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो भी नॉर्मल सी डी स्क्वायर प्लस 9 है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड ऑक्सिलरी इक्वेशन इन चारों में सिर्फ इसकी है। तो मैं आपसे नहीं कह रहा था कि ऑल्टरनेट मेथड कभी कभी यूज़ करनी पड़ती है, डिपेंडिंग आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन भी उसके ऊपर वो इफेक्ट डालता है। चलो तो अब इसमें तो हम ऑथेंटिक मेथड ही यूज़ करते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि इफ़ नहीं मज़ा नहीं आता है, नाउ हम क्या जानते हैं कि अगर 1/f ऑफ डी एक्स इंटू वी हो तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, x को छोड़ दो, f ऑफ डी अप्लाई करो v पर, प्लस डेरिवेटिव लो 1/f ऑफ डी का और वो आ जाए तो उसे फिर से अप्लाई करो v पर। सो यहाँ पे क्या होगा, x बाहर 1/d स्क्वायर प्लस 9 अप्लाई होगा साइन x के ऊपर, माइनस आप डेरिवेटिव लोगे किस चीज़ का, 1/d स्क्वायर प्लस 9 का। एक बार वो आ जाए फिर उसके बाद से अप्लाई करना उसे साइन x के ऊपर। सो x एज इट इज़। अब ये देखो ये वाला फॉर्मेट कौन सा है, 1/f ऑफ d इंटू साइन एक्स। तो उसमें क्या करना होता था आपको याद है, डी स्क्वायर की जगह नेगेटिव ए स्क्वायर। सो डी स्क्वायर की जगह कौन आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, सो नेगेटिव 1 और 9 माइनस 1 8, सो 1/8 साइन एक्स। अगर छोटा है तो आप वो जूम करना, हाँ, माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, हाँ प्लस। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं।
सो डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक नेगेटिव आएगा और डी स्क्वायर का नेगेटिव 2d हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स के साथ, ठीक है। तो 1/8 एज इट इज़ एक्स साइन एक्स, अब -2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और नीचे डी स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे कॉस एक्स। अब ये चीज़ फिर से वही है 1/f(d) इंटू कॉस एक्स है, सो फिर से वही बात होगी, डी स्क्वायर की जगह नेगेटिव a स्क्वायर, सो डी स्क्वायर की जगह -1, 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64, ऊपर 2 है यानी 32, सो 1/8 एक्स साइन एक्स माइनस 1/32 कॉस एक्स। आप चाहो तो इसमें से 32 एलसीएम ले लो, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1/32 4 है ना, सो 4x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डन। ये आ चुकी है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू और आपका सी एफ ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका था, सो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन आप क्या करते हो, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, सो y की वैल्यू कितनी आएगी, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x और पी आई कितना आपका प्लस 1/32 और 4x sin x माइनस cos x, सो 4x sin x माइनस cos x, डन। ये आ चुकी है आपके फाइनली y की वैल्यू। अब मैं आपसे बताना चाहता था कि देखो आपने ऑथेंटिक मेथड का यूज़ किया, आपके पी आई की ये वैल्यू आई है। अब जो हमने वो जो ट्रिक सीखी थी उससे निकाल के देखते हैं पी आई ये आता है कि नहीं। सी एफ तो वही है, वो तो हर जगह वैसा का वैसा ही करना है, हम पी आई पे। आज हैंडराइटिंग ज़्यादा छोटी है क्या, कोई बात नहीं, आप जूम करना है। चलो इस बॉक्स में नहीं लिखना और कहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे, यहाँ तक आओ और यहाँ, बस ये बॉक्स में लिखना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। चलो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताता हूँ वो ई आई एक्स वाली मेथड से। सो नाउ मैं आपको फिर से डिराइव करके दिखाता हूँ। ई आई एक्स क्या हो जाता है, सिंपली कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। आपके पास क्या है, x इंटू साइन एक्स और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है 1/, देखो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन है 1/d स्क्वायर प्लस 9 और x, तो आपके साइन एक्स के साथ ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हुई है, तो वो पूरी चीज़ इस इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, सो 1/d स्क्वायर प्लस 9 x ई आई एक्स क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 9 x कॉस एक्स प्लस आई इंटू 1/d स्क्वायर प्लस 9 x साइन एक्स। अब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई क्या था, ये था। अब ये जो चीज़ है अल्टीमेटली क्या है, वो इस की जो वैल्यू है यानी इसकी वैल्यू का इमेजिनरी पार्ट, ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि इसका इमेजिनरी पार्ट अल्टीमेटली आपका रिक्वायर्ड पी आई है। सो रिक्वायर्ड पी आई आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका 1/d स्क्वायर प्लस 9 x ई आई एक्स का। इसकी जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी है और उसमें से जो इमेजिनरी पार्ट इतना सा है वही आपका पी आई है। सो पी आई इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको आप अलग से सॉल्व करते हो नाउ, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो और इसको x इंटू वी में कन्वर्ट ना करके ई ए एक्स इंटू वी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी है i, क्योंकि ई आई एक्स है ना, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी i। सो नाउ अब आप फॉर्मूला एक और चीज़ की जानते हो और वो क्या है कि 1/1 ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी ई ए एक्स वी हो तो क्या होता है, ई ए एक्स बाहर आ जाता है, डी की जगह लेता है डी प्लस ए और ये अप्लाई होते हैं वी के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, ई आई एक्स बाहर आ जाएगा, डी की जगह डी प्लस ए यानी डी प्लस आई का स्क्वायर और प्लस 9 और ये चीज़ अप्लाई होगी एक्स के ऊपर। क्लियर है, क्योंकि आपका यहाँ पे वी क्या है एक्स। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। सो ई आई एक्स बाहर एज इट इज़, नीचे ओपन करो सो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2ID -1 प्लस 9 8 और ये अप्लाई हो रहा है x के ऊपर। अब इसमें तो आपको 1/f ऑफ डी एक्स रेज टू m होता है वो यूज़ करना होगा। तो कैसे करोगे आप, इसमें से आप 1/8 कॉमन ले लोगे, सो ई आई एक्स अपॉन 8, यहाँ 1 आ जाएगा अपॉन में, तो मैं वो डायरेक्टली लिखता हूँ 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ID अपॉन 8 होल रेज टू -1 अप्लाई हो रहा है x के ऊपर। अब इसे ओपन करना होगा हमें, सो क्या होगा आपके पास ई आई एक्स अपॉन 8 1 माइनस, क्योंकि देखो प्लस है और उसकी सीरीज में ऑल्टरनेट साइन होते हैं, मैंने आपको याद करने का बताया था, प्लस माइनस माइनस, सो डी स्क्वायर प्लस 2ID अपॉन 8 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ID अपॉन 8 का स्क्वायर
प्लस डॉट 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 और ये अप्लाई हो रहा है आपके एक्स के ऊपर। इस ब्रैकेट को चाहो तो कर्ली कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ई आई एक्स अपॉन 8 एक्स 1 इंटू एक्स एक्स सेकेंड डेरिवेटिव 0 प्लस माइनस माइनस 2i अपॉन 8 और पहला डेरिवेटिव 1, एक्स का पहला डेरिवेटिव 1 होता है और ये तो पावर ही 2 हो गई, सब 0 होगा, यानी 2i अपॉन 8 बचेगा, यानी i अपॉन 4 बचेगा। यहाँ पे चाहो तो 4 का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 32, 4 8 32 ई आई एक्स और यहाँ पे 4x माइनस आई। डन, यहाँ तक सॉल्व हुआ। फिर आपको पता होता है यहाँ से हमें क्या करना होता है, ये जो ई आई एक्स है इसकी जगह इसकी वापस से ओरिजिनल वैल्यू रखनी होती है और वो क्या होती है कि हाँ भाई cos x प्लस आई साइन एक्स। तो आपके पास अभी पी आई क्या चल रहा है 1 अपॉन 32, ई आई एक्स की जगह आप लिखोगे cos x प्लस आई साइन एक्स और इसे मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस आई के साथ। सो 1 अपॉन 32 4x cos x माइनस आई cos x प्लस 4x आई साइन x और प्लस माइनस माइनस आई का स्क्वायर फिर से माइनस, तो प्लस साइन x। क्लियर? तो ये जो चीज़ है ये आपकी फाइनली सॉल्व हो चुकी है यहाँ पर। अब आपका जो पी आई था, जो आपका रिक्वायर्ड पी आई था, वो अल्टीमेटली क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग। अब ये सॉल्व हो के ये इतनी बड़ी इक्वेशन हुई है तो इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखो। सो 1 अपॉन 32 तो रहेगा ही क्योंकि तो ओपन हो रहा है। इमेजिनरी पार्ट यानी जिसमें आई आता हो, यानी सिर्फ ये दोनों। सो वो सिंपली क्या है 4x साइन x और नेगेटिव cos x। क्लियर है आपको? देखो इसी इक्वेशन को मैं रब करके साफ सुथरा लिख रहा हूँ, इमेजिनरी और रियल अलग अलग। तो नहीं, इरेज क्यों करना है, इसमें से देखो i कॉमन ले सकते हो, 4x और 4 को चलो क्या होगा इसका इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट 4x cos x प्लस साइन x। फिर आप i कॉमन ले लोगे तो आपका इमेजिनरी पार्ट क्या आने वाला है 4x साइन x माइनस cos x। डन। और 32 को अगर आप ओपन करते हो तो एक बार 32 इसके साथ ओपन हो जाएगा और एक बार 32 इसके साथ ओपन हो जाएगा। इसलिए अब इसका इमेजिनरी पार्ट आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हो कि इस इक्वेशन की इमेजिनरी पार्ट है ये और इस इक्वेशन का रियल पार्ट है ये। रियल पार्ट का यूज़ कब होता है, जब आपका पी आई में x इंटू कॉस एक्स होता। तो इस इक्वेशन का जो आपका रिक्वायर्ड चीज़ होती है अब तो वो x इंटू कॉस एक्स हो जाती है, तो आपका रिक्वायर्ड पी आई क्या हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग। इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बट आंसर में आप ये वाला हिस्सा लिखते ना कि वो वाला। बट क्योंकि यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड पी आई में x साइन x था तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन के इमेजिनरी पार्ट में इंटरेस्ट था, तब हमने इसे सॉल्व किया और उसके आंसर के भी हमने इमेजिनरी पार्ट को लिखा यहाँ पे। अब ये पी आई देखो ये आया है हमारे इस मेथड से, और ऑथेंटिक मेथड से पी आई देखो 1 अपॉन 32 4x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 अपॉन 32 4x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जो पी आई है हमारा सेम टू सेम ही आता है। और ये मेथड यूज़ करना कब ईजी हो जाता है, तो देखो इस क्वेश्चन में तो उतना ईजी नहीं है क्योंकि इसमें तो ये ईजी है क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन भी काफ़ी शांत है और नॉर्मल है और यहाँ पे x की पावर भी नॉर्मल है। इस इक्वेशन में ये यूज़ करना ठीक रहता है क्योंकि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपको मैं भी करके दिखाता हूँ। इसमें तो खैर यही यूज़ करना पड़ेगा और इसमें फिर से ये यूज़ करना ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में करवा देता हूँ। आपको तो क्या ही होमवर्क दूँ, लेकिन हाँ ये आप खुद से करना, हाँ आपसे हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। डी स्क्वायर, ये चाहो तो इस मेथड से भी करना और इसमें दोनों मेथड से कर लेना, दोनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और दोनों से इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ और डिफरेंस समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक मिनट, ये सब आप नोट डाउन तो कर लेना। अभी तो इरेज हो गया, वीडियो को बैक करना और चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब वो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको लेते हैं हम और ऑथेंटिक मेथड अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है x है, x की कोई पावर बड़ी नहीं है तो ऑथेंटिक यूज़ करना ठीक लगता है हमको। चलो करके देखते हैं होता क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इज इक्वल्स टू x कॉस x। सबसे पहले इसका सी एफ सॉल्व करते हैं। तो सी एफ के लिए क्या करना होगा हमें, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इज इक्वल्स टू 0 फॉर सी एफ। तो इसका
इसका एफ ऑफ डी यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, सो लेट दैट बी इक्वल्स टू 0, सो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 यानी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यानी कि d माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यानी d की दो वैल्यू आ गई 1 and 1। सो आपका m1 और m2 आपस में इक्वल है 1, तो आपका CF क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2x e रेज टू x। डन। CF तो आपको काफ़ी स्पीड में करवा सकता हूँ क्योंकि मेरी पीओ को वो आता है। चलो अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI सॉल्व करते हैं ऑथेंटिक मेथड से। हाँ, सो हम जानते हैं यहाँ से अब यहाँ कि फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल PI आपको क्या करना होता है, 1/f ऑफ d अप्लाई करना होता है x के ऊपर। सो 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 किसके ऊपर अप्लाई होगा, x cos x के ऊपर। अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है, नाउ अगर 1/f ऑफ d x इंटू वी फॉर्मेट का हो तो x बाहर आता है, 1/f ऑफ d अप्लाई होती है v के ऊपर, प्लस आप डेरिवेटिव लेते हो 1/f ऑफ d का और फिर उसे अप्लाई करते हो v के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी, x एज इट इज़ 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 अप्लाई होगा cos x के ऊपर, प्लस आप किसका डेरिवेटिव लेने वाले हो, 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का, और उसे बाद में अप्लाई करना cos x के ऊपर। तो x एज इट इज़ 1/, अभी चलो वैल्यू नहीं डालते हैं क्योंकि वो जो आगे डेरिवेटिव वाला पार्ट है ये वाला, उसे सॉल्व करते हैं। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो नेगेटिव 1/, सो स्क्वायर होने वाला है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का स्क्वायर, एक नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव की बारी जो कि आएगा 2d माइनस 2 और वो अप्लाई होगा cos x के ऊपर। सो क्या हो रहा है, x एज इट इज़ 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू cos x, प्लस माइनस माइनस 2 भी चाहो तो कॉमन ले लो और d माइनस 1 बचेगा cos x के ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का स्क्वायर। सब देखो यहाँ से क्या होगा, x एज इट इज़ 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 cos x माइनस 2 एज इट इज़ d इंटू cos x sin x, तो sin x और डिवाइडेड बाई d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 द होल स्क्वायर, और फिर होगा माइनस cos x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 द डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ये इस पे अप्लाई, और ये मतलब ये तीन फॉर्मूला आपको दिख रही है आपकी साफ साफ, कौन सी वाली, 1/f ऑफ डी साइन ax cos ax हो तो डी स्क्वायर की जगह नेगेटिव a स्क्वायर डालते हैं, वो इसमें तो इजीली अप्लाई कर लोगे आप। सो क्या देखोगे आप, -1 प्लस 1 कैंसिल, -2d बचा। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, -1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, -2d बचा, -2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर, -1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, -2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर यानी 1/, में बच रहा है, यानी दो बार आपको इंटीग्रेशन करना होगा sin x का और cos x का। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो गई कि जो आपकी d स्क्वायर की वैल्यू थी वो डालने से ये कांस्टेंट के साथ वो निकल जा रही थी, आपके पास सिर्फ d बच रहा था, तो उसकी पावर 2 हो या 3 हो तो कोई बात नहीं, 2 बार इंटीग्रेशन 3 बार इंटीग्रेशन। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। जैसे हम इनकी जो ये कहते हैं कि अगर इस टाइप के फंक्शन हो तो a स्क्वायर डालना, तो उसकी जगह होगा क्या, यहाँ पे -1/2d बचेगा cos x के ऊपर, -2, यहाँ पे भी 2d बचेगा लेकिन स्क्वायर है तो 4d स्क्वायर हो जाएगा, सो 1/4d स्क्वायर बचेगा sin x के ऊपर, -1/4d स्क्वायर बचेगा cos x के ऊपर। अब इस ऑपरेटर को तो आप जानते ही हो, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर का मतलब होता है 1/d यानी जो n, पहले एक बार इंटीग्रेट करो, 1/d को छोड़ दो, फिर यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन होगा वो इंटीग्रेट होने के बाद से कोई फंक्शन बन जाएगा, उसको फिर से इंटीग्रेट करने के बाद से जो आंसर है उसे फिर से इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, वो तो आप जानते हो, ये तो इतनी स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि वो आपको पता है, टाइम भी वैसे नहीं है, ये चीज़ आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ अच्छी हो रही थी ना कि जो डी स्क्वायर की वैल्यू डाल रहे थे वो कांस्टेंट के साथ निकल जा रही थी, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने अगर 2x दिया होता तो यहाँ पे -4 + 1 यानी -3 डलता, फिर -2d -3, मतलब 2 टर्म बचती, कभी कभी 3 टर्म बच जाए, और फिर आपको उसका स्क्वायर करना होगा। आप समझ पा रहे हो, उसका आपको स्क्वायर करना होगा, फिर एक रिजल्ट आएगा, फिर क्योंकि आपने स्क्वायर किया है तो उस रिजल्ट में भी कुछ स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी, तो फिर से क्योंकि साइन और कॉस से कुछ डालोगे, फिर लीनियर पावर बचेगी, फिर रैशनलाइजेशन कराना होगा, ऐसा ऐसा होगा। खैर अभी भी तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी ये CF वाले मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन अभी भी नॉर्मल है। हमने तो कितने क्वेश्चंस किए उसमें कैसे कैसे CF आते हैं, आप सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है d³ d⁴ d⁵, इसमें भी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। बट यहाँ पे देख सकते हो आप उसका स्क्वायर होगा, है ना, डिनोमिनेटर, क्योंकि डेरिवेटिव है तो हमेशा वो स्क्वायर ही आएगा। फिर ऊपर
समझो फिफ्थ पावर है तो नीचे तो फिफ्थ पावर की उस बड़ी सी टर्म का स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर उसके डेरिवेटिव्स भी तो आएंगे। तो फिफ्थ पावर वाले का 4 हो जाएगा, 4 वाले का 3 हो जाएगा, पावर ऊपर एक एक डी की कम, तो यानी d4 इंटू साइन एक्स, d3 इंटू साइन एक्स, मतलब 3-4 बार डेरिवेट। आप देख सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट होगा जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये तो अभी भी नॉर्मल, मैं तो चलो इसको भी नॉर्मल ही कहता हूँ क्योंकि आपने देखा हो गया। ये कब नॉर्मल नहीं होती, जब वहाँ पे 2 या 3 दे देते, जिसकी वजह से ये परफेक्ट कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे आपके पास a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ी, ऐसी 9 बता जाती, फिर तो ये डिफिकल्ट हो जाता। इस वजह से चारों क्वेश्चंस तो अभी नॉर्मल ही है। हाँ, ये क्वेश्चन तो कंपलसरी वही मेथड से करनी है। इस मेथड में भी आपने देखा इतना तो कॉम्प्लेक्स हुआ, इसको आप चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो जो हमने अभी जस्ट सीखी थी, उससे करोगे तो तुरंत आंसर आ सकता है। करके देखें। आज ज़्यादा ऐसा आपस में कंजस्टेड है, कोई नहीं, चलो इसमें वो मेथड अप्लाई करके देख। पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, देखो क्या होगा। -1/2 एज इट इज़, x एज इट इज़, 1/d यानी cos x का पहला इंटीग्रेशन यानी sin x, -2 एज इट इज़ और अपॉन में 4, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं यानी -1/2 इन शॉर्ट। साइन का पहला डेरिवेटिव नेगेटिव कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स, माइनस कॉस का पहला डेरिवेटिव साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव नेगेटिव कॉस एक्स यानी प्लस कॉस एक्स। डन, बस यही आपका आंसर, सिंपल सी बात है। अब यही आंसर घूम फिर के आएगा कैसे, जब हम इस पे अपनी e⁻ix वाली मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब थोड़ा बड़ा बोर्ड यूज़ करते हैं और वो अप्लाई करते हैं। सो नाउ आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई क्या चल रहा है, 1/d² - 2d + 1 किसके ऊपर, x cos x के ऊपर। तो बेसिकली ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना होता है। cos x यानी EIX, 2x होता तो EI 2x, और ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ d² - 2d + 1 किसके ऊपर, x के साथ। क्लियर है आपको ये। वो जो मैंने सबसे पहले आपको लिख के दिखाया था EIX की इक्वेशन, फिर उसमें वो तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बार बार नहीं लिखना होता है आपको, तो ये डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए कि ये जो है अल्टीमेटली रियल पार्ट है इस इक्वेशन का। EIX इंट्रोड्यूस कर देना होता है आपको, और बाय चांस यहाँ पे अगर x sin x होता तो ये क्या, बाई चांस अगर यहाँ पे sin x होता तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए वाली इक्वेशन। ठीक है, चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। ये कौन सा फॉर्मेट है नाउ, ये कौन सा फॉर्मेट है, 1/f(d) e⁻ax × v का फॉर्मेट है। तो इसकी खास बात होती है e⁻ax आ जाता है बाहर, d की जगह d + a ले लेता है और ये अप्लाई होते हैं v के ऊपर। सो यहाँ पे भी e⁻ix बाहर आ जाएगा, जितनी भी d है उसकी जगह d + a, यानी यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, i। सो d² की जगह d + i का स्क्वायर -2 टाइम्स d + i और +1 लास्ट में, एंड दिस अप्लाइज ऑन x। सो e⁻ix बाहर, d² + 2id और -1, फिर -2d -2i और लास्ट में +1 और अप्लाई होगा x के ऊपर। फिर आप देख सकते हो -1 +1 कैंसल, e⁻ix एज इट इज 1/d² -2id d² - 2id ये वाला, फिर -2d और लास्ट में -2i, और ये अप्लाई हो रहा है x के ऊपर। क्लियर। अब यहाँ पे जो आप कांस्टेंट कॉमन निकालते हो उसकी जगह कौन ले रहा है, -2i। सो -2i आप कॉमन लोगे, सो नेगेटिव ये रहा और 2i ये रहा, नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया, सो 1 बचेगा, इन सब के साथ नेगेटिव आ जाएगा, d² - 2id - 2d और अपॉन में 2i आ जाएगा, और ये सबका इन्वर्स और अप्लाई होगा x के ऊपर।